चल बैठो। आज हम लोग जो प्लान देख रहे थे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यहाँ अभी तक जो 12 प्लान हुआ है, उस 12 प्लान में हमारा जो है कुछ प्लान ऐसे हैं जो सफल रहे, कुछ प्लान फेलुअर रहे और कभी कभी बीच में प्लानिंग नहीं भी हुआ। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक आज देखेंगे। इससे बहुत सारे ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के क्लासेस के बाद कुछ क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। मैं बस शुरू करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारा जो प्लानिंग है, डिफरेंट 5 ईयर प्लान, डिफरेंट हेडिंग दे दो, डिफरेंट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं कि 15 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। और जो है 1951 से हमारे के यहाँ सबसे पहले 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। सबसे पहले 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अभी तक भारत में 1 से लेके 12 प्लान तक हो चुका है। अब इसके बाद प्लानिंग यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि 1 जनवरी 2014 से आपको आ गया क्या, नीति आयोग। लेकिन 2017 तक प्लानिंग हुआ। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो लास्ट में जो 5 ईयर प्लान था 12 से 17 को, उसको कहा गया था प्लान, जब नीति आयोग आया कि प्लान कंटिन्यू रहेगा, इसके आगे प्लानिंग नहीं होगा। इसलिए लगता है कि भाई 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग तो आ गया, लेकिन प्लानिंग चला 2017 तक। तो ऐसे कैसे हुआ? ये हुआ। भारत में अभी तक 12 प्लानिंग हुआ है ना। उसमें से कुछ प्लानिंग ऐसा है जिसमें ग्रोथ रेट जितना सरकार तय की थी उससे अधिक ग्रोथ रेट रहा और वो सक्सेसफुल प्लानिंग माना जाता रहा है। तो इसको आप कॉपी में लिखिएगा, याद कीजिएगा। देखो, हम बता देते हैं कि देखो भारत में जितने प्लानिंग हुआ है, तो सबसे पहला जो प्लानिंग है, फर्स्ट प्लान, उसका पीरियड था 1951 से लेके 56। सेकेंड प्लान का पीरियड था 56 से 61। थर्ड का प्लान था फिर 61 से 66। लेकिन 3 साल का जो है एनुअल प्लान रहा, है ना। एनुअल प्लान इसलिए रहा क्योंकि इस बीच में देखेंगे 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ। 1965 में आपका जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसके अलावा इस साल जो है मौसम भी ठीक नहीं था, है ना। और कहीं पे मतलब भूकंप वगैरह भी आया था। तो चूँकि जब हम योजना बनाते हैं तो योजना आगे तभी कंटिन्यू करते हैं जब घर में सब स्थिति ठीक हो। तो हमारी घरेलू स्थिति नहीं, भारत के अंदर की जो स्थितियाँ था वो अच्छा नहीं था, इसलिए ये 3 प्लान नहीं किया गया और इसी का नाम दिया गया प्लान हॉलीडे। एक क्वेश्चन पूछा है ना जी कि प्लान हॉलीडे क्या है। तो प्लान हॉलीडे, प्लानिंग के दौरान 3 साल का जो गैप है उसको उस समय के अर्थशास्त्रियों ने नाम दिया प्लान हॉलीडे, जिसको हम लोग कहते हैं योजना अवकाश। क्या बोलेंगे? योजना अवकाश है। अपने आप में क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि योजना अवकाश का पीरियड क्या था। तो योजना अवकाश का पीरियड 1966 से लेके 1969 का जो है पीरियड योजना अवकाश कहलाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन पूछता है क्या कारण था। तो 2 युद्ध था, इंडिया चाइना युद्ध था, इंडिया पाकिस्तान युद्ध था। चूँकि युद्ध 1962 में, लेकिन युद्ध के बाद भारत की हार हुई थी, जिसमें हमारी कमर टूट गई थी, फाइनेंशियल हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ठीक है। उसके बाद देखिए इस बीच में हालांकि जो 1965 का पीरियड है, और भी देखिए 1965 के आसपास ही हमारे देश में नेहरू जी का मृत्यु हुआ और उस समय कुछ समय के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाए गए, जिसका नाम था गुलजारलाल नंदा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लोग टिक लगा देते हैं लाल बहादुर शास्त्री
लेकिन गुलजारलाल नंदा भी कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद से फिर चुना गया लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में ही इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की लड़ाई की गई थी। और 1966 में जो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, वाइट रिवोल्यूशन आया, उसमें जो भूमिका थी वो लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका थी ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में लाने में। और मिल्क रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, दूध रेवोल्यूशन कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, इस तरह की क्रांति को लाने में लाल बहादुर शास्त्री की बड़ी भूमिका थी। हालांकि उनकी भी मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया, जो कहिए ताशकंद में उनकी मर्डर हो गया, ये भी बहुत बड़ा। अब उसके बाद जो है इंडिया में एक नए व्यक्ति आए जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के बाद। और उनके शासन में बहुत कुछ हुआ, यानी कि 4th प्लान का जो पीरियड है 1969 से 74, और 5th प्लान का पीरियड है 74 से 79, है ना। 74 से 79 का पीरियड क्या है, 5th प्लान का ये पीरियड है। अब देखिए एक और स्थिति है, जो हमारा ये जो पीरियड है 1975 में इमरजेंसी लगाया गया और कुछ नीतियां सरकार की थी उस समय कि बंध्याकरण, पुरुषों को पकड़ कर बंध्याकरण कर दिया जाता था और जनता नाराज़ थी। इसलिए बेसिकली 98 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी का पहली बार सरकार बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, है ना। और आपका जो है एक नया प्लान आया था जिसका नाम था 1978 से 1983 का, है ना। ये रोलिंग प्लान था। रोलिंग प्लान है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ जुड़ता है। एनीवे तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1978 से लेके 1980 का जो पीरियड था वो रोलिंग प्लान का पीरियड था। क्या था, रोलिंग प्लान। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि रोलिंग प्लान का पीरियड क्या है। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया था, लेकिन वो सरकार लंबे समय तक चली नहीं। फिर से इंदिरा गांधी चुनाव जीत कर आ गई, दोबारा चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जो क्या बोले, ये ऐसे रहने देंगे, मेरा कंटिन्यू रहेगा, 1 साल का एनुअल प्लान कर देते हैं। और फिर उन्होंने 80 से 85, अब 80 से 85 84 आइए। 84 में एक घटना फिर घटी। भिंडरवाल नामक व्यक्ति एक बड़ा कुरफात मचाए हुए थे। इस तरीके से आज कश्मीर में कुरफाती है, पंजाब में भी इस तरह का था। तो भिंडरवाल को देश को हटाने में, मतलब कि दुनिया से भगाने में कहिए, देश में शांति करने में भिंडरवाल का जो मृत्यु हुआ, उनका जो खात्मा किया कि उसमें बड़ी भूमिका इंदिरा गांधी की थी। और चूँकि जिसमें वो मतलब भिंडरवाल मारे गए, उसमें उनके बॉडीगार्ड थे, उनके पिताजी का भी देहांत हुआ, जो सिख दंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और इसलिए उन्हीं के बॉडीगार्ड ने इनको 1984 में गोली मार की हत्या कर दी गई। उसके बाद उसी समय देश के नए प्रधानमंत्री बने, इनका नाम था राजीव गांधी, इन्हीं का बेटा थे। हालांकि वो इंटरनेशनल पायलट थे, प्लेन चलाते थे। सुना जाता है कि कलकत्ता से, जब सुने तो कलकत्ता से दिल्ली वो खुद विमान चला के आए थे। और फिर चूँकि प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं रहता है, तो एम्स के अस्पताल में इनकी सेरेमनी कराया गया था। और एक यहीं से कुछ गड़बड़ी हुआ, चूँकि उनको अनुभव नहीं था। इसके बाद से भारत में घोटालों का दौर काफ़ी शुरू हुआ। अब ये नहीं कहते राजीव गांधी ने घोटाला किया, लेकिन वो अनुभवहीन थे, लोग विश्वास करते थे। हालांकि राजीव गांधी ही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन किया, मॉडर्नाइजेशन किया, तो उन्हीं का भूमिका है। हालांकि वो एक अच्छे व्यक्ति माने जाते रहे हैं। उसके बाद आइए 7th प्लान था 85 से 90। उसके बाद जो है ना 1990 में फिर क्राइसिस हुआ। 1990 में फिर भयानक क्राइसिस हुआ, यानी कि 90 से लेके 92 तक में फिर प्लानिंग नहीं हुआ। इसको लोग फाइनेंशियल क्राइसिस ईयर कहते हैं, क्योंकि इस समय भी जब पहली बार तो चुनाव जीत गए इमोशंस में, सेकेंड में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत सारी बातें थी। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इन्फ्लेशन चरम सीमा पर था, बहुत महंगाई बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट क्रॉस कर गया था, हाउसिंग इन्फ्लेशन था, जिसके कारण जो है ये महंगाई और सारे कारण से चुनाव हार गए। बीच में जो सरकार बने, दो सरकार बने, जिसमें जो लास्ट सरकार थे चंद्रशेखर जी की सरकार था, लेकिन देश नहीं चला पाए। भारत जो है बुरे दौर से गुजर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी, डेट ट्रैप का माहौल था, मतलब जितना हमारा अमाउंट प्रिंसिपल था उससे कहीं इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे थे। ये सारे बहुत सारे कारण हमारे के यहाँ थे, जिसके कारण जो है हम लोग जो है आपका जो है
भारत सरकार भारत के लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन फिर एक चुनाव दरमियान जो है राजीव गांधी का भी 1991 में मर्डर हो गया। कोयम्बटूर नामक एक जगह है साउथ में, जहाँ पर एक महिला ने मानव बम से उनकी हत्या करवा दी, जो भी की है ना। तो उसके बाद जो है जब चुनाव फिर इमोशनली चुनाव जीते, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हालांकि उस समय राजीव गांधी नहीं थे, तो पीवी नरसिम्हा राव नामक व्यक्ति जो कि काफ़ी फेमस बहुत विद्वान प्रधानमंत्री हुए, और उन्होंने ही 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्रिवाइजेशन, जिसको उन्होंने लाया था। और मनमोहन सिंह को और आपका जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, क्योंकि देश का एक नया विकास हुआ उस समय के बाद से। अब देखिए एक चीज़ और पूछता है, 1950 से लेकर 1985 तक का इंडिया का जो ग्रोथ रेट था ना, अराउंड 3% था, लेस देन 4% था, जिसको केंद्र राज्य कमेटी ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा था। हिंदू ग्रोथ रेट राज्य कमेटी ने कहा था। हिंदू ग्रोथ का मतलब स्लो ग्रोथ, ये सब रखिए, याद रखिएगा। जो हिंदू ग्रोथ नहीं, हिंदू ग्रोथ रेट मतलब स्लो ग्रोथ था 1950 से लेकर। लेकिन जब एलपीजी पॉलिसी आया, जितने सब चैनल देख रहे हैं भारत में, सब 1991 के बाद सही आया। 1990 तक ना 91 के पहले सबसे पहले जी टीवी आया। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्राइवेट चैनल कौन आया, तो जी टीवी आया, है ना। तो उसके पहले हमारा सिर्फ दूरदर्शन होता था। 2002 में DD2 आया, जिसमें DD न्यूज़ कहते हैं हम लोग हैं। तो सोचिए कितना, उसके बाद से सब कलर्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह चला, और समाज पर आधारित बहुत सारे धारावाहिक बने, जिसको लोग देखकर महिलाएं जो है सशक्त हुई, पुरुष जो हैं सशक्त हुए। एजुकेशन का महत्व को समझाया गया। बहुत अच्छे अच्छे सीरियल उस समय आते थे, सामाजिक सीरियल बनते थे। जितने सारे विद्वान लोग थे सभी से एनीवे, उसको हम जब पढ़ाएंगे एलपीजी पॉलिसी तो हम लोग से बताएंगे। उसके बाद से मुझे 2 साल का गैप रहा, है कि नहीं। 92 से 97 फिर हुआ, 97 से 2 फिर कंटिन्यू आपका बना रहा। 3 गैप है। तो गैप को याद रखिए। कोई प्लान पूछेगा, क्योंकि प्लान का पीरियड पूछ देता है कि पहला प्लान का पीरियड क्या था, 12वां प्लान का पीरियड क्या था, 5वां प्लान का पीरियड क्या था। क्वेश्चन पूछ देगा प्लान हॉलिडे कौन से प्लान के बाद आया, तो तीसरा प्लान के बाद आया। पूछेगा रोलिंग प्लान का पीरियड क्या है, 1978 से आया। रोलिंग प्लान को कौन शुरू किए थे, मुरारजी देसाई ने शुरू करवाए थे। आई बस में ये सारी चीज़ें, चूँकि क्वेश्चन तो कहीं से पूछ सकता है, वो तो आपको देखना होगा। क्लियर है। चलिए अब आइए, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 2-3 हर प्लान से नहीं पूछता है, पहला, दूसरा, 11 और ये आपका पूछता है। लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है, देखिए क्या पूछता है, हम सब बताएंगे। ये इसलिए आपके सामने रखा गया है कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। पहला प्लान का ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया था, एग्रीकल्चर पे था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे था। सेकेंड किस पे था, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। जो 11th था ना, वो इंक्लूसिव ग्रोथ था। 11th क्या था, देखो इंक्लूसिव ग्रोथ था, इंक्लूसिव ग्रोथ है। और जो 12th था, इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये पूरा फाइल नहीं दिया, हम शॉर्ट में लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं क्योंकि आपको याद रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ को हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, इसलिए बोले ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल। इसको हिंदी में से क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये धारणा कब आया था, 11वीं प्लान में। 11वीं प्लान जब शुरू किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि हमारे कंट्री में अभी तक जो है शहरों का विकास अधिक हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से शहरों का विकास हुआ है। तो फिर एक आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना के तहत बहुत बड़ी सड़क बनाई गई। 2001 में पूरा आया, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया। अब्दुल कलाम के रिकमेंडेशन पर जो राष्ट्रपति थे कि शहर की तरह सुविधा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत विकास करेंगे। क्लियर है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन एंड, देखो एक क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने लाया है। कहा गया है कि किस 5 ईयर प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स मतलब आत्मनिर्भरता कही गई थी, ये बातें कही गई थी तीसरे 5 ईयर प्लान में। किस 5 ईयर प्लान में डेवलप एग्रीकल्चर की विकास की बात की गई थी, तो पहला 5 ईयर प्लान में। किस 5 ईयर प्लान में कहा गया था इंडस्ट्री डेवलपमेंट, दूसरा प्लान में। इंक्लूसिव ग्रोथ 11th प्लान में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सशक्त विकास किस में कहा गया था,
12 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, है ना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ, ये बात कही गई थी कब? 5th 5 ईयर प्लान का नारा था जब ये आई ना, क्लियर है? 5th प्लान का नारा था। तो मोटा मोटी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हर से नई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3-4 क्वेश्चन है, ऐसे सब याद रखिएगा, एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। या पीपीटी आपको आप ही के लिए है, हम भी कहीं कहीं से लिए हैं, गवर्नमेंट के रिपोर्ट से लिए हैं, कुछ जर्नल से लिए हैं, कुछ नेट से लिए हैं, लेकिन आपके पास इकट्ठा हो गया जो ज़रूरत है, समझ गए? हम भी कहीं से लेके बताएंगे, हुआ तब तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आइए, अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा आया नहीं है, हम इसको दूसरा शेयर कर देंगे। हालांकि देखो इसमें 2 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट था और 3 पॉइंट समथिंग हुआ, यानी कि जितना था उससे अधिक हुआ। इसको हम दूसरा शेयर कर देंगे ग्रुप में, ये फट सही से नहीं आया यानी तो हम टाइप करवा देंगे, ठीक है? एग्जैक्ट आया नहीं है तो पहला प्लान का, दूसरा प्लान का और 12th 11 4 को याद रखिएगा, है ना, 1 2 3 4, क्लियर है? कि ग्रोथ रेट कितना था, कितना हुआ। यह पूछता है ग्रोथ रेट कितना टारगेट था, ऐसे देखो ग्रोथ रेट टारगेट इतना था, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ ये पूछा जाता है, क्लियर है? ये सब याद रखना है। चलिए अब यहाँ तक हो गया। नीति आयोग के बारे में तो हम जानते हैं, बता ही दिए, प्लानिंग कमीशन, है ना, अब नहीं है, एक्टिव नहीं है, इट वाज रिप्लेस बाय नीति आयोग, बता दिए थे। चलो अब कुछ और बातें एक एक लाइन करके समझते हैं, लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। देखो क्या है पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है? अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के रूप में योजना के विचार को 1940-50 दशक में प्रमुखता मिला था, है ना। याद कीजिए, मैंने कहा था 1934 में प्लान आया था ना, किताब आई थी विश्वेश्वरैया का, और 1938 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने प्लानिंग की बात की थी, है ना। अब 50 आते आते प्लानिंग कमीशन गठन हो गया। उसके बाद देखिए वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट केम टुगेदर इन 1944, क्या आया था? बॉम्बे प्लान, बताए थे कल, ठीक है। 1944 में विभिन्न उद्योगपतियों एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, क्लियर है? हम बता चुके हैं लेकिन ब्रीफ। आइए तीसरा, आइए, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज सीन एज क्रूशियल चॉइस फॉर द कंट्री फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद विकास योजना को बनाना देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया था। आज़ादी के बाद से कहा गया था कि प्लानिंग कमीशन के तहत ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कि जो रशिया मॉडल पर आधारित था। ये सब हम बता दिए हैं। जोसेफ स्टेलिन, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, जोसेफ स्टेलिन नाम याद रखिएगा, वाज द फर्स्ट पर्सन टू इम्प्लीमेंट द 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन 1928। नाम याद रखिएगा, सबसे पहले सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टेलिन के द्वारा प्लानिंग की बात की गई थी 1928 में, और जिससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1950 में 15 मार्च 1950 को, या उसके पहले ही यानी कि 1938 कहिए 1934 कहिए, प्रभावित होकर जो है आपका जो है प्लानिंग को शुरू करने का, क्योंकि रसिया जो है प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लानिंग के द्वारा अपने आप को काफ़ी विकसित करने में सफल रहा। उसके बाद देखिए, इंडिया लॉन्च द सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू बिल्ड एज इकोनॉमी एंड अटेन डेवलपमेंट। भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का एक श्रृंखला शुरू की, जो 1 से लेकर 12 तक चला। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? बोलो प्रिया, आ रहा है? नोट्स बना लीजिए, बनाना होगा तो ऐसे सेट बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। फिर आइए सेकेंड में। अब देखिए कह रहे कि द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान इज सेम, है ना, सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट विथ इज ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द 5 ईयर। इसमें क्या था कि पंचवर्षीय योजनाओं का विचार सरल है,
भारत सरकार 5 वर्षों के लिए अपनी सभी आय और व्यय का एक दस्तावेज तैयार करती थी, अभी भी है। अभी जो नीति आयोग है जब पढ़ाएंगे इसमें भी 7 साल 15 साल प्लानिंग की बात की गई है, हम आपको अलग से बताएंगे। क्लियर है, समझ गए? तो इसमें कितना हमारा इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, इन सभी का जो है लेखा जोखा 5 वर्षों के लिए सरकार कर लेती थी। कैसे हम लोग है कि एक साल में सरकारी नौकरी वाले की इतना इनकम है तो कितना कितना खर्च करना है। आप लोग का भी मंथली पैसा आता है तो कितना है, कितना खर्च करना है। लोग सोचते हैं कि कम पैसा कैसे खर्च हो, है ना? नहीं देखते, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लोग वेट करते हैं कि कब ऑफर मिलेगा मॉल में, कब ऑफर मिलेगा ऑनलाइन। नहीं देखते, कभी कभी 20,000 वाला 18,000 में देता है, और कभी कभी तो 55,000 का लैपटॉप 25 में दे देता है। इसका पीछे दूसरा इकोनॉमिक्स है, उसमें देने वाला का नुकसान नहीं है और लेने वाला का नुकसान नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तुमको नुकसान हो ना हमको नुकसान हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो जी, क्वेश्चन तुम्हारा है नॉन प्लान बजट, अनप्लान बजट। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार को बजट के कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भाग, गैर योजना बजट और योजना बजट। एक आपका हिमाचल में जब एग्जाम हुआ था तो पूछा था, ये सब याद रखिए, याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर दिन तो नया नया टर्म मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आइए, कह रहा है दी नॉन प्लान बजट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम ईयरली एंड द प्लान बजट इज स्पेंट ऑन 5 ईयर बेसिस। जो रूटीन बजट है उस पर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा, और जो 5 वर्ष में क्या करना है उसके लिए अलग से एक प्लान होता है, इतना पैसा खर्च करना है। नहीं देखते हैं, जैसे पैसा सैलरी मिलती है तो रूटीन खर्च के लिए 20,000 रुपये दे देते हैं, और जो प्लान एक्सपेंडिचर है कि हॉस्टल में पैसा देना है, फ़ी देना है, वो तो प्लान है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो उसको फ़ी देना ही पड़ेगा, तो नहीं देने का तो सवाल ही नहीं है। रूटीन खर्च में कभी उसी रूटीन खर्च में मैंने पहला क्लास में बताया था, माँ कुछ पैसा बचा लेती है, पेरेंट्स कुछ पैसा बचा लेते हैं। जैसे आप ही लोग को या हम लोग जब रहते थे हॉस्टल में, तो मान लीजिए घर से अगर 1,000 रुपया आया तो 100 रुपये नुका दिया, कहीं नुका दिया। कोई चुराने वाला भी होता था, वो निकाल दिया, ऐसा भी होता था। अगर तुम्हारे रूम में दो पार्टनर है, एक वो रखता था, वो निकालता था। अब तुम 10 बार रखे थे, 1-2 बार निकाल लिया तो कन्फ्यूज हो जाता था कि रखते हर महीना थे, तो 1,200 रुपया होना चाहिए एक साल में, है 800 रुपया 700 रुपया। तो ऐसे लोग भी होते हैं हॉस्टल में, रूम पार्टनर्स, या तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, और ऐसे लोग देश में भी हैं, पता है ना, है कि नहीं? इसको हम लोग करप्शन कहते हैं ना, ये गंदगी है भाई, कितना गुस्सा आता है। कोई पैसा देखो एक बच्चा हमारे के यहाँ स्टूडेंट, हम लोग क्या करते थे ना, एक चुक्कड़ रखते थे पहले, तो जो भी पैसा बचता था उसमें रख देते थे, कभी कुछ रख देते कि चलो कुछ काम आएगा कभी। और एक हमारा रूम पार्टनर आया, वो क्या किया मालूम है, कि चुक्कड़ में जो है ना, जैसे ही छेदा होता था ना इतना, वो इसको थोड़ा बढ़ा दिया ऐसे करके, हम लोग डालते तो ऐसे करके निकालता था, जाता था। तो हम लोग सोचिए कि अगर हम लोग 5 रुपये डेली डाले होंगे तो यार अच्छा खासा पैसा एक साल में हो जाना चाहिए। पैसे में उसमें था 100-150 रुपये था। तो ऐसे लोग सब जगह होते हैं, सावधान रहना। ठीक है, क्लियर? सेविंग लोग क्यों करते हैं कि ताकि फ्यूचर में अचानक कभी पैसा क्राइसिस को निकाले, लेकिन तुम सेविंग किए और निकालने वालों को हो गया, तो ऐसा भी तो होता है। एक व्यक्ति ऐसे भी थे कि अपना गल्ला रखा, इस तरह से होता ना जी, तो नीचे को फोड़ दिया, वो रखता था नीचे से निकाल लेता था, ऐसे भी करता था। बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मिल जाते हैं, जिसके हमारा प्लान फेलुअर हुआ ना, तो हम बताएंगे प्लान क्यों फेलुअर है। अभी तो हम जस्ट तीसरा क्लास शायद आप लोग का प्लानिंग का है। अभी तो 12 प्लान बताएंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान बताएंगे, फिर इसका फीचर्स बताएंगे। इसलिए प्लानिंग एक लंबा टॉपिक होता है। एनीवे, उसके बाद आइए, मोड ऑफ इंडियन इकोनॉमी was premised on the concept of planning based on 5 year plan 1950, यानी कि हमारे के यहाँ 1951 से लेके 5 वर्षीय योजना यहाँ तक बनाया गया। द 5 year plan were formulated, implemented and regulated by body known as प्लानिंग कमीशन। ये भी क्वेश्चन पूछा है ना जी कि प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा तैयार किया जाता था? 5 year प्लान प्लानिंग कमीशन के द्वारा।
उसका फाइनल कंसेंट कौन देती थी? एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको 1 जनवरी 2015 क्या कर दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब आइए आगे, हमारे के यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। जो पहला पंचवर्षीय योजना था जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्लियर है? ये भी एक क्वेश्चन है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। एंड हैरोल्ड डोमर मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ केन्सियन ग्रोथ मॉडल। हैरोल्ड डोमर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सेविंग होगा, इनकम जब बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा और साथ में सेविंग बढ़ेगा। केन्स के थ्योरी क्या कहता है? अगर लगातार आपकी इनकम बढ़ती है तो कितना खाइएगा? एक समय के बाद सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचिएगा। तो शुरू में पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं ना, यदि इनकम शुरू में होता है 100 रुपया तो खर्च करते हैं 125, 150। क्यों? क्योंकि शुरू में आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर होता है, यानी कि जो इच्छाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, वो अधिक होती है। किसी से पैसा लेकर खर्च भी कर देते हैं, लेकिन एक समय के बाद होता है कि सामान्य लाइफ लोग जीते हैं। तब आज के तरह लोग नहीं। आज के तो इनकम 50 रुपया खर्च करे 150 रुपया, सैलरी उसको मिले 50,000 तक खड़े 75,000, प्लेन से चलेगा। 5 बार बोलेगा हम आ रहे हैं विमान से आ रहे हैं पटना, अरे आओ कुछ तो उसका क्या मतलब है? 5 बार बोलेगा हम विमान से आ रहे हैं, एयर इंडिया से आ रहे हैं। वहाँ से उतरेगा हम गाड़ी बुक कर लिए ओला से आ रहे हैं। तो जो काम वो कर सकता था 200 में, उसके लिए खर्च किया 3,000। और जो 200 में बस में आ सकता था वो आ गया कितना में? 3,000 में। तो फालतू का खर्च हो गया। यानी कि फालतू का खर्च करना नहीं चाहिए। सेविंग, हाँ, जो ज़रूरी आइटम्स है उस पर खर्च करना है, क्योंकि अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होती है, पढ़िएगा आगे, तो वहाँ का मल्टीप्लायर भी अधिक होगा। केन्स की थ्योरी है कि जिस अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन अधिक है तो कंजम्पशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज द इनकम ऑफ अनदर इंडिविजुअल। एनीवे, तो हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ था नहीं। आगे आपको ये बता दें, एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाते हैं इंडियन इकोनॉमी शुरुआत में, तो हम बोलते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा देश स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। इकोनॉमी स्टैग्नेंट होता है, अभी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, गतिशील है, डायनेमिक है। स्टैग्नेंट का मतलब ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। जब किसी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, नगण्य होता है, तो उसे हम लोग स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। याद रखिएगा, आज़ादी की बात हमारे अर्थ क्या था? स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है तो उससे हम लोग स्टैग्नेंट अर्थव्यवस्था कहते हैं। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत करने का उद्देश्य था कि हम इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी से हम अपनी इकोनॉमी को वाइब्रेंट बनाएंगे, रोजगार देंगे। और इसीलिए जब पहली पंचवर्षीय योजना बना था तो पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 में ही IIT खड़गपुर की नींव रखी गई थी, जो कि 1956 में शुरू हुआ। IIT खड़गपुर इंडिया का पहला IIT इंस्टीट्यूट है, ये भी जान लीजिए। जिस IIT खड़गपुर में विश्वविद्यालय बना, कभी वो जेल हुआ करता था, इसकी इतिहास पढ़िएगा तो। और बहुत बड़ी है, लगभग 21,000 एकड़, 21,000 एकड़, 21,000 एकड़ या 2100 एकड़, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो बहुत बड़े कैंपस है जिसमें हज़ारों छात्र पढ़ते हैं। भारत का पहला IIT, उसका मुख्य रूप से था इंजीनियरिंग को ट्रेनिंग देना शुरुआत में। बाद में जो है उसमें जो है अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ये। हालांकि बाद में 1956 में जो 5 और IIT बनाने का फैसला लिया गया था। ये सब चीज़ भी याद रखिए कि पहला IIT किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य था इंजीनियरिंग को ट्रेनिंग देना। एनीवे, हमारा जब फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू presented a first 5 year plan to the Parliament of India and needed urgent attention, और उन्होंने बहुत इनकी अति आवश्यकता इनको बताई, जो कि हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है भाई हैरोल्ड डोमर मॉडल, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखो, हैरोल्ड डोमर इकोनॉमिक हिंदी में भी है, चिंता ना करें। ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू द हैरोल्ड डोमर मॉडल द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, है ना, सेविंग्स एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये 2 चीज़ क्या होते हैं? सेविंग तो जानते हैं क्या होता है जी, है ना। सेविंग का मतलब ऐसे नहीं बोलिएगा, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। इनकम का वह भाग जो खर्च नहीं करते हैं उसे सेविंग कहते हैं। और क्या कहते हैं? सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम।
सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखिए। वैसे तो जब हम मैक्रो पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम पैसा जमा करते हैं अधिक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो अधिक हम सेविंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर सेविंग इंक्रीज करता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आगे पढ़िएगा, अभी मैं नहीं पढ़े आप लोग। वैसे देखो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बताए थे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू होता है सी प्लस एस, है ना जी। और इक्विलिब्रियम में होता है ए डी इक्वल टू ए एस, यानी एस क्या होगा, सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, कट गया। तो अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो हमारा सेविंग होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ना। याद रखिए, जो सेविंग होता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अब इंक्रीज कैपिटल स्टॉक, हमारा इन्वेस्टमेंट अधिक होगा तो कैपिटल अधिक हो जाएगा, और जब कैपिटल स्टॉक अधिक होगा तो अधिक प्रोडक्शन होगा, अधिक प्रोडक्शन होगा मतलब अधिक आउटपुट बढ़ेगा। और जब किसी देश का अधिक आउटपुट होता है, जब किसी देश में अधिक जीडीपी बढ़ता है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। किसी देश का जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ को बतलाता है। किसी देश में जीडीपी को बढ़ना प्लस उसमें पॉजिटिव चेंज लाना, है ना, वो आर्थिक विकास को बतलाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बतलाता है। क्लियर है, समझ गए। पेंसिल और कॉपी रखो, लिखते चलो ये सब जो बताते हैं, तो बाद में भूल जाइएगा। पीपीटी ना आपको मिलेगा, वो लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा, तो मिट जाता है। इसलिए कान इधर ध्यान उधर, बाद में भूल जाइएगा। अभी तो हम बता दें, देखो हैरोडोमर आर्थिक विकास, है ना, मॉडल हैरोडोमर पर आधारित है। हैरोडोमर के अनुसार आर्थिक विकास की दर दो बातों पर निर्भर करती है, अर्थात बचत स्तर और पूंजी उत्पादन स्तर। देखो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, समझो हिंदी में। पूंजी उत्पाद अनुपात, इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है। उत्पादन की एक इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा है। देखो उत्पादन की एक इकाई उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। अगर एक यूनिट को उत्पादन करते हैं तो उसमें कितना कैपिटल लगेगा, कितना कैपिटल अगर कम कैपिटल लग रहा है इसका मतलब हमारा जो पूंजी है उसकी प्रोडक्टिविटी अधिक है। ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, आउटपुट कम हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे है, वहाँ छूट गया था, यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन है क्या है, देखो द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट प्लान कितना था, 2.1% एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना, 3.6 द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो कि 15% तक गया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहा, 15% तक गया। एक्चुअल कितना था 2.1, सॉरी नहीं, टारगेट कितना था 2.1, यही पूछता है कितना टारगेट था 2.1। उसके बाद देखिए हमारा उस समय जो पहला पंचवर्षीय योजना था उस समय हमारे क्या मानसून अच्छा था, अपेक्षाकृत फसल अच्छी पैदावार हुई, जिसके कारण जो है हमारे विनिमय भंडार भी अच्छा था, जिसलिए हमारा जो टारगेट था उससे अधिक अच्छा आपका उस समय हमारा उत्पादन हुआ। यानी कि द मानसून वाज गुड एंड देयर वेर रिलेटिवली हाई क्रॉप यील्ड्स, क्रॉप मतलब फसल को उत्पादन अधिक हुआ, और बूस्टिंग द एक्सचेंज रिजर्व, जो एक्सचेंज रिजर्व है वो भी हमारा अधिक अच्छा रहा। एंड द पर कैपिटा इनकम विच इंक्रीज बाई 8%, प्रति व्यक्ति आय 8% तक हमारा बढ़ा, है ना, जितना था ना पहले से उतना से 8% तक हमारा बढ़ा, ठीक है। अब देखिए नेशनल इनकम इंक्रीज मोर देन द पर कैपिटा इनकम एंड ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो रेस्ट है ना, मेनी इरिगेशन प्रोजेक्ट, चूँकि है क्या कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय तो बढ़ा लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं उतना बढ़ा, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गया। पॉपुलेशन कांस्टेंट होता तब ना, तो पॉपुलेशन का भी वक्त पॉपुलेशन बढ़ने का कारण था हमारे क्या उस समय आज़ादी के बाद मेडिकल सुविधाओं का विकास हो रहा था,
मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, झाड़ फूक में ध्यान कम देते थे, जैसे बच्चे पैदा हुए और पहले मर जाते थे, यानी कि पहले इन्फेंट मोर्टलिटी रेट यानी कि मातृत्व शिशु दर, मृत्यु दर, क्या उसको बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, वो कमा। पहले बच्चे 10 होते थे, 12 होते थे, 15 होते थे, 1 ही 2 बचता था, ज़्यादा लोग मर जाता था। अब सब बच जाता है मेडिकल सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट के कारण, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ा था। हमारे के यहाँ बर्थ रेट वही रहा और डेथ रेट घट गया, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गया। बाद में क्या हुआ कि हमारे के एजुकेशन का जैसे जैसे विकास होते चला गया तो हमारे का बर्थ रेट भी क्या हुआ, कमते चला गया। देख रहे हैं कि अगर महिलाएं पुरुष शिक्षित है 25-25 साल तक तो उस परिवार का फर्टिलिटी रेट 1:1 होता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, एमबीबीएस है, एमबीए है, तो उस परिवार में 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम रखना चाहते हैं। तो जिस तरीके से कहा भी गया बाद के प्लान में कि आपका जो है, अगर हम प्लानिंग चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग चाहते हैं, चाहते हैं कि बच्चे कम यहाँ रहें, तो उसके लिए हमें समाज में जागरूकता बढ़ाना होगा कि पहले की तरह नहीं है कि बच्चे लोग मरेंगे। जैसे देखते हैं ना, पहले जब अभी आप ही एक बात सोचिए कि हर लोग सोचता है कि 1 बच्चा रखेंगे तो रिस्क है, तो कम से कम 2 बच्चे रखना चाहिए। तो उसी तरह से अगर कोई हर लोग यही कहे रिस्क है एगो में, तो हर व्यक्ति को 2 शादी करना चाहिए, एगो तो रिस्क है, पत्नी चली जाएगी। और हर लड़की को 2 शादी करना चाहिए, 2 पति चाहिए, 1 पति में तो रिस्क है। ये सब चीज़ों को ऊपर उठना होगा। जब एक के साथ आप जीवन गुजार सकते हैं तो एक बच्चे के साथ भी आपके जीवन पर भी अच्छी हो सकती है। ये सब साइकोलॉजिकल चेंज को ठीक करना होगा, तब ना ठीक हो। नहीं 2 गो अभी भी कहता है, एगो में तो रिस्क है, 2 गो रखना चाहिए। तो रिस्क तो है, तो रिस्क तो बहुत कुछ में है। एनीवे, कहने का मतलब है कि आपका जो है ये सारे साइकोलॉजी को हमें चेंज करना होगा। और जैसे जैसे हमारे के एजुकेशन का विकास हुआ उस तरीके से हमारे के यहाँ इसमें बड़े पैमाने पर सुधार भी हुआ। तो नेशनल इनकम क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, इस प्लान में भाखड़ा, हीराकुंड, मेरठ डैम एंड दामोदर वैली डैम, बहुत सारे डैम बनाए गए। इससे 2 फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ इरिगेशन का सुविधा मिला, दूसरा जो हर साल नुकसान होते थे बाढ़ से वो रुका, तीसरा पन बिजली मिला, और चौथा रोजगार मिला। तो देखिए, और सब सरकारी क्षेत्र के द्वारा होता था, तो बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां भी बढ़ रही थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े काम, भाखड़ा, नंगल डैम नाम सुने हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो प्रकोप होती थी पानी का वो रुका, दूसरा ये जब बना तो रोजगार मिलना शुरू हुआ, तीसरा बिजली मिला, चौथा ये पानी से जहाँ सुखाड़ का इलाका वहाँ पानी भेज दिया गया, और जहाँ अधिक सरप्लस पानी था वहाँ उसको स्टॉक करके पन बिजली बनाया गया। उसी तरीके से कई एक प्रोजेक्ट है, हीराकुंड डैम है ना, आपका जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम। उसके बाद देखिए लास्ट में जो है ये खड़गपुर का एंट्रेंस कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर IIT इज पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि सबसे पहली थी, 56 में यहाँ शुरू हो गया था IIT में। इसके साथ और भी 5 जो है आपका जो है IIT की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। और उसके बाद से है उसी पीरियड में हमारे के UGC, देखो ये सब याद रखना डेली। UGC मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन was set up take care the functioning and take measure of the strength and higher education। UGC का नाम सुने हो, यूनियन ग्रांट कमीशन का स्थापना हुआ, ठीक है। हालांकि इस तरह के देखो, द UGC was first formed in 1945 to oversee the work of 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पहला था अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। इसको याद रखिए, इसलिए हम स्पेशल कोट किए हैं। UGC को पहले कब स्थापित किया गया था, 1945 में। पहले इसका काम क्या था, 3 विश्वविद्यालय को देखरेख का। पहला क्या था, अलीगढ़, दूसरा क्या था, बनारस, तीसरा क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज एक्सटेंडेड इन 1947 टू कवर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी। 1947 में कहा गया कि सभी विश्वविद्यालय को देखरेख का जिम्मा किसका होगा, UGC का होगा, यूनियन ग्रांट कमीशन का होगा। और देखिए, इन नवंबर 1956 में द UGC बिकेम ए स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉन द पासिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 बाय द पार्लियामेंट। यानी 1956 में एक सरकार के अधीन हो गया, क्योंकि इसके एक एक्ट पास करके इसको सरकारी होने का
आमली जुमला पहनाया गया। इस तरीके से 1956 के बाद एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद वाला पार्ट को देखेंगे कि और हमारा सेकेंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। अब तो हो गया ना, पहला में समय लगा ज़्यादा, दूसरा तीसरा में कम लगा, एक दिन में 3-4 हो जाता है। 2 क्लास लगेगा तो पूरे अच्छे तरीके से 12 प्लान में क्या क्या हुआ हम लोग को देख लेना है। उसके बाद देखेंगे प्लानिंग का हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका अलग से एक पीपीटी देंगे। फिर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग वो देंगे, यानी कि 2-3 क्लास और इसमें लगेगा। क्लियर है? आ जाइए तरफ।